बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे द्वारा दिए गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करते हो तो आप ये समझ लो कि आपके और सब्जेक्ट से अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज आवेश का क्वांटमीकरण। इसका देखो मतलब क्या है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक कांच की छड़ है और ये एक रेशम का कपड़ा है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को आवेशित करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ध्यान रखना इस बात का कि मैं यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि अगर डीप जाऊँगा तो उसमें टाइम लगेगा। अगर टाइम लगेगा तो आप फिर खुद ही इस वीडियो को छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको कराऊंगा कि आप बोर भी ना हो। ठीक है, और थोड़ा जल्दी जल्दी करते जाएं। ठीक है, अब मैं इन दोनों को रगड़ता हूँ। ठीक है, तो रगड़ने पर देखो क्या होता है कि रेशम के कपड़े में से कांच की छड़ में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े के पास आ जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन निकले कांच की छड़ से और रेशम के कपड़े के पास आ गए। ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हुए हैं कम, इसमें इलेक्ट्रॉन हुए हैं कम, तो हम कहेंगे कि इसके पास तो आ गया है धनावेश और इसके पास आ गया है ऋणावेश। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब सपोज इसमें से हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जाएं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएं, 4 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएं। जब भी इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो एक पूर्ण संख्या से निकल के जाएंगे, एक पूर्ण संख्या से, एक पूरे नंबर से। कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकल के जा सकता कि इसमें से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अरे यार, ऐसे नहीं निकल सकता। ठीक है, इसमें से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा, यार ऐसे नहीं निकल सकता। ठीक है, इसमें से 3.5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसे नहीं निकल सकते इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक पूर्ण संख्या से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा, रेशम के कपड़े के पास ऋण आवेश आया है। ठीक है, तो इसके आवेश को मैं देखो लिख सकता हूँ, इसके आवेश को मैं लिख सकता हूँ कि Q बराबर प्लस माइनस बोलने का मतलब है कि रेशम के कपड़े के पास ऋण आवेश आया है और कांच की छड़ के पास धनावेश आया है। ठीक है, एन और ई। एन होता है पूर्णांक संख्या और ई का मतलब होता है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये एक ई की वैल्यू है, एक ई की वैल्यू। ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं। सपोज इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं रेशम के कपड़े के पास, तो मैं इसके आवेश को लिख सकता हूँ कि Q बराबर, ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन आया तो इस ये जो है रेशम का कपड़ा वो रेड आवेशित हुआ, तो रेड के लिए माइनस लगा दिया। 2 निकल के आए तो 2, 1 ई का गुणा कर दो आप, तो 1 ई का गुणा मतलब 1 ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, तो Q बराबर आ जाता है आपके पास -3.2 इंटू 10 की घात -19 कूलम। तो इतना आवेश आया है इस रेशम के कपड़े के पास। बात समझ में आ रही है। तो ये मतलब होता है आवेश के क्वांटमीकरण का। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि विद्युत आवेश एक इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। ठीक है, पूर्णांक गुणज मतलब Q बराबर ±NE। ठीक है, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N मतलब पूर्णांक संख्या। विद्युत आवेश एक इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। किसी आवेश वस्तु के आवेश को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ n कोई पूर्णांक संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का परिमाण 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम है। बताओ, समझ में आता है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो आगे आपके लिए रखा है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता को समझने से पहले आपको 2-3 बातें तो पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो पहले हम देखने वाले हैं कि विभव का मतलब क्या होता है। ठीक है, विभव का देखो मतलब क्या है कि मेरे पास एक आवेश है, ठीक है, ये वाला, और ये अनंत पर रखा है और ये धनावेश है। ठीक है,
और धनावेश के कारण इस तरह से बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्रिकाएँ होती हैं, बाहर की तरफ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से उठा के लाता हूँ, लाया लाया लाया, यहाँ रख दिया इस पॉइंट पर। ये पॉइंट ए बोल दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब सपोज मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, उठाता हूँ, उठाता हूँ, उठाता हूँ, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, रख दिया, रख दिया, ठीक है। अच्छा देखो, आप ऐसा सोचो कि ये बीच में पंखा है, ये पंखा है, पंखा पंखा, और ये पंखे से इस तरह से हवा निकल रही है, पंखे से इस तरह से हवा निकल रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको ना हवा कम लगेगी। तो मैं बोलूँगा कि पॉइंट ए पर जो विभव है वो कम है, ठीक है। और अगर बी पे खड़े होते हो तो आपको फिर हवा ज़्यादा लगेगी। तो मैं बोलूँगा कि पॉइंट बी पर विभव ज़्यादा है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? देखिए, अब मैं इस आवेश को अनंत से उठा के ला रहा हूँ, ये पॉइंट ए पर रख रहा हूँ, मतलब विद्युत क्षेत्र में रख रहा हूँ। तो जब मैं इसको उठा के लाऊंगा ए पर रखूँगा तो मैं कुछ कार्य करूँगा, कार्य करूँगा, ठीक है। और कार्य करके मैं इस पॉइंट पर रख दूँगा तो मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट पर विभव है, वो कितना है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्यू आवेश जो कि अनंत उठा के लाया, डब्ल्यू कार्य, और ए पॉइंट पर ये विभव है। तो विभव को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, विभवांतर का क्या मतलब है? विभवांतर का क्या मतलब है? देखो, विभवांतर को जनरली डेल्टा वी से दर्शाते हैं। डेल्टा वी का मतलब होता है परिवर्तन, 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 विभव में परिवर्तन। डेल्टा मतलब परिवर्तन। अब मैं इस आवेश को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर रखता हूँ, मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ विद्युत क्षेत्र के अंदर कर रहा हूँ। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रख रहा हूँ। तो इस पॉइंट पर विभव कम है और इस बी पॉइंट पर विभव ज़्यादा है। पॉइंट ए पर विभव कम है और पॉइंट बी पर विभव ज़्यादा है। तो दोनों का अंतर हुआ ना, एक पर ज़्यादा एक पर कम, तो अंतर हुआ। तो इसको लिखा जाता है डेल्टा वी डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू जब आप ए पॉइंट से उठा के ले जाओगे बी पॉइंट तक तो आप कुछ वर्क करोगे, ठीक है। तो इस तरह से डिफाइन करते हैं विभवांतर को। विभव में वी आता है और विभवांतर में डेल्टा वी आता है, ठीक है। और कभी कभी डेल्टा को हटा भी देते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, बस वर्क करना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ संधारित्र की, संधारित्र, तो जब भी संधारित्र की बात करी जाती है तो संधारित्र में क्या होता है कि धातु की प्लेटें मतलब चालक होते हैं, चालक। जैसे मैंने कहा कि एक चालक तो ये है और ये दूसरा चालक है ये। और संधारित्र की बात कर रहे हैं तो दो चालक होंगे, दो चालक, दो चालक, दो चालक, दो चालक, दो चालक, ठीक है। एक चालक के पास कुछ अलग तरह का आवेश होगा और एक चालक के पास कुछ अलग तरह का आवेश होगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है संधारित्र का। बात समझ में आई? अब देखो, धारिता को किस तरह से डिफाइन करते हैं? धारिता को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इसको सी से तो लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो प्लेट है, ये वाली पहली प्लेट, इसके पास धनावेश है, ये दूसरी की प्लेट के पास ऋणावेश है। तो इसको इस तरह से डिफाइन करा जाता है कि संधारित्र की, ठीक है, किसी एक प्लेट का आवेश, एक प्लेट का आवेश, ठीक है। तो मैंने सपोज ये वाला रख दिया, ये वाला प्लस क्यू, ठीक है, क्यू प्लस वाला है, ठीक है, तो मैं प्लस नहीं लिख रहा। तो संधारित्र की किसी एक प्लेट का आवेश। अच्छा, अब ये विद्युत क्षेत्र है, देखना यहाँ विद्युत क्षेत्र था, उसी तरह से यहाँ भी विद्युत क्षेत्र है। अब मैं इस ये वाला जो पॉइंट है मैं एक ए बोल रहा हूँ और जो पॉइंट है मैं इसको बी बोल रहा हूँ। अब मैं एक आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पर विभव कम होगा और इस बी पॉइंट पर विभव ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो, आपको बात याद रखनी है कि जब भी हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं तो विद्युत विभव घटता है। विद्युत क्षेत्र ऐसे, हम भी ऐसे जा रहे हैं, हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो विद्युत विभव कम होता है, विद्युत विभव कम होता है, ठीक है, विद्युत विभव कम होता है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर बात कर रहे हैं तो यहाँ फिर क्या हुआ, विभवांतर, यहाँ फिर क्या हुआ, विभवांतर, विभवांतर। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि संधारित्र की किसी एक प्लेट का आवेश
और दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक होता है फेरेड और ये राशि होती है अदिश राशि होती है। ये बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे लिखा है कि संधारित्र के किसी एक चालक को दिया गया आवेश, ठीक है, तथा दोनों चालकों के बीच विभवांतर के अनुपात को, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे के होगा, ये के अनुपात को, सॉरी लिखा है यहाँ पे, विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात करके ये लिख देना, राशि अदिश होती है, इसका विभव सूत्र इतना होता है। ठीक है, किसी दिन मैं कराऊंगा, एक चैप्टर से लेकर के चैप्टर 6 तक विभव सूत्र आते हैं, तो इनको किसी एक दिन में डील कर दूंगा पूरे को। ठीक है, अगर यहाँ मैं आपको पूरा बताऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप याद कर लो कि इतना होता है विभव सूत्र। और समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आप यार, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, किरचॉफ की वोल्टा का नियम। ये इतना फेमस नियम है, आपको क्या बताऊँ, काफ़ी फेमस नियम है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या भी मैं आपको समझाता हूँ आज, देखना। तो सपोज ये एक पॉइंट ए है। ठीक है, अब मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, चलना स्टार्ट करता हूँ, ऐसे चला, 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 ऐसे यहीं पे आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहीं पे आ गया। तो मैंने टोटल कार्य कितना किया है, मैंने कार्य कितना किया, कार्य मैंने कितना किया। तो फिजिक्स में बोलेंगे कि हमने जो कार्य किया है वो जीरो किया है। कार्य कितना किया है? जीरो। कार्य कितना किया है? जीरो। ठीक है, तो अगर कार्य हमने जीरो किया है तो मैंने अभी आपको बताया था कि डेल्टा वी बराबर होता है W/Q। तो अगर कार्य मैंने जीरो करा है तो फिर क्या होगा, तो ये जो डेल्टा वी है वो भी जीरो, W जीरो है तो डेल्टा वी जीरो। बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो उसको इस तरह से बोला जाता है कि इसमें तो केवल अभी एक प्रतिरोध लगा है और ये इसमें एक सेल लगा है। ठीक है, अभी इसमें और ज़्यादा होते तो फिर उसके लिए देखो क्या बोलते, इसके लिए ये बोलते कि प्रतिरोधों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर, मतलब यहाँ से तार स्टार्ट हुआ, यहीं पे आ गया ये, तो किसी बंद पास मतलब ये जो तार है वो उसको पास बोल रहे हैं, किसी बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तन मतलब विभवांतर, किसी बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बात समझ में आई? वो फिर से डिफाइन कर रहा हूँ कि प्रतिरोधों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि इसमें चिन्ह परिपाटी आता है। चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि जब भी हम इस नियम का प्रयोग करेंगे तो कुछ दो बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो कौन सी वो दो बातें हैं, देखना। यहाँ पे ये सेल लगा है, इसका ये विद्युत बागबल ई है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी धनात्मक प्लेट है, ये ऋणात्मक प्लेट है। ठीक है, अगर ये धनात्मक है तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक है तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब इसमें धारा इस तरह से जा रही है। ठीक है, इसमें धारा ऐसे जा रही है, अब मैं भी चल देता हूँ ऐसे, क्या बात है, धारा जा रही है ऐसे, मैं भी चल रहा हूँ ऐसे ही, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, ऐसे धारा है, ऐसे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे चले, यहाँ आ गए, यहाँ। ठीक है, तो अब यहाँ से इधर जाएंगे, इधर तो धन से कहाँ जा रहे हैं? ऋण की तरफ, धन से ऋण की तरफ। ठीक है, तो अगर मुझे इस पॉइंट का विभवांतर निकालना है, ठीक है, तो वो तो ओम का नियम होता है ना कि V बराबर RI। अरे होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो उससे निकालना है, क्या दिक्कत है? लेकिन एक गड़बड़ है, देखो क्या गड़बड़ है कि जब मैं धन से ऋण की तरफ जाऊंगा तो बस मैं ये जो RI है इसको मैं माइनस ले लूँगा।
मतलब वी बराबर आई माइनस आर आई, क्योंकि मैं धन से ऋण जा रहा हूँ ना, ठीक है। तो जब धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को ऋणात्मक, ठीक है। अगर मैं इधर से इधर जाता तो फिर ऋण से कहाँ जा रहा हूँ, धन की तरफ। इसके विपरीत क्या करते हैं, इसके विपरीत हम धनात्मक लेते हैं, इसके विपरीत धनात्मक लेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब तुम देखना कि मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, ऊपर वाला थोड़ा गड़बड़ थोड़ा ख़राब हो गया तो मैं नीचे बता रहा हूँ। मैं ऐसे चला 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 ऐसे चला, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं इधर से जाऊँगा, इधर से इधर जाऊँगा, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। तो देखना, मैं ऋण से आ रहा हूँ धन की तरफ, ऋण से धन की तरफ, ऋण से धन की तरफ, तो विद्युत भागबल लेंगे धनात्मक। अगर उल्टा आते तो, धन से ऋण आते तो इसके विपरीत ऋणात्मक लेते। क्या बात है, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब हम धारा की दिशा में चलते हैं, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को ऋणात्मक, इसके विपरीत धनात्मक। और जब हम सेल की, देखो ऐसे चले, ऋण प्लेट के पास आए, फिर धन प्लेट की तरफ गए, तो जब हम सेल की ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ जाते हैं तो विद्युत भागबल धनात्मक, ठीक है, और इसके विपरीत ऋणात्मक। बात समझ में आती है, ठीक है। आगे सुनिए, तो देखो इसमें लिखा है कि प्रतिरोधों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊर्जा संरक्षण पर ये आधारित है। इसका देखो मतलब क्या है कि हमने, ये हमारे पास सर्किट था, इसमें ये इधर सेल लगा था, ठीक है, धारा ऐसे जा रही थी इसमें, इस तरह से। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, मैं यहीं पे आ गया। मैंने वर्ग कितना किया है, 0 किया है। तो मैंने वर्ग 0 किया है, तो मैंने अपनी जो एनर्जी है वो खर्च करी ही नहीं है, जितनी थी उतनी ही है। तो ये इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, जितनी ऊर्जा थी उतनी ही रहती है, ठीक है। तो ये नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी में क्या लिखा है कि जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा तथा प्रतिरोध गुणनफल को ऋणात्मक लेते हैं, इसके भी धनात्मक लेते हैं, ठीक है। जब हम सेल की ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलते हैं तो विद्युत भागबल धनात्मक, इसके विपरीत ऋणात्मक, ठीक है। अब इसमें छोटा सा एक सर्किट बनाए, ठीक है। देखना, मैंने कहा कि ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है। इसमें सेल लगाए तो फिर धारा ऐसे जाएगी, ठीक है, और प्रतिरोध से होके जाएगी, ठीक है, प्रतिरोध से होते हुए अगर मैं इसको पूरे को इस तरह से जोड़ देता, इस तरह से, फिर यहाँ तक, मतलब इस तरह से, ठीक है। आप चाहे तो बना देना, मतलब अगर नहीं चाहे तो मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे धारा आती, फिर ऐसे आती, ऐसे आती, फिर इसमें चली जाती, ठीक है। अब तुम देखना, मैं बिंदु ए और बी के बीच का व्यांतर निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। बिंदु ए और बी के बीच का व्यांतर, तो व्यांतर को बी से लिखेंगे, ठीक है। किसके बीच का है, ए और बी के बीच का, ठीक है। तो देखो, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें चलना पड़ता है। तो चलने के लिए सिंपल सा तरीका है कि मैं बी से चल के आऊँगा ए की तरफ, ठीक है। आप ए से बी भी चल सकते हो, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, फिर से कुछ काम करना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा है कि आप बी से ए की तरफ चलो, तो चलते हैं। देखना, इसमें आपको किरचॉफ का नियम लगाना है। तो मैं बी से स्टार्ट करता हूँ ए की तरफ जाना, ठीक है। तो देखें आप, धारा इधर है, देखो मैं इधर जा रहा हूँ और धारा भी इधर है, ठीक है। तो मैं ऋण से कहाँ जा रहा हूँ, धन प्लेट की तरफ, ऋण से धन प्लेट की तरफ, तो विद्युत भागबल धनात्मक, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से चला, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इधर जाऊँगा और धारा भी इधर है, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को कैसा लेंगे। देखो, जब धारा की दिशा में चलते हैं ना,
तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। तो ये है बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर। बताओ समझ में आता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, यही तो है फ़ायदा वीडियो से पढ़ने का, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद आता है लॉरेंज बल। देखो क्या मतलब है लॉरेंज बल का। ये मैंने क्रॉस बनाए हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर है, अंदर 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 अंदर, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। और क्रॉस का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, और चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र के पास दिशा होती है, ठीक है। तो दिशा है तो इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। वेक्टर लगाने का मतलब है कि इसके पास दिशा है, ठीक है। और ये जो वेक्टर है वो ये नहीं बताता है कि इसकी दिशा इधर है, मतलब इसकी दिशा इधर है, ऐसा नहीं है। वेक्टर केवल ये बताता है कि ये सदिश राशि है, इसके पास दिशा है, ठीक है, बस। तो यहाँ पर आवेश रखा है, ठीक है, और आवेश को मैंने ऐसे फेंक दिया, ठीक है। कुछ स्पीड से फेंका, इसकी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। तो जब मैंने इसको ऐसे फेंका तो ये जो आवेश है ना वो एक बल को अनुभव करता है, ठीक है, एक बल को अनुभव करता है। और ये जो बल है उसकी दिशा होती है ऊपर, ठीक है। अगर मैं आपको पूरा बताने लग जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप तो केवल ये समझ लेना कि जब एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वो एक बल को अनुभव करता है, ठीक है। और वो जो बल होता है वो होता है एफ बी, मतलब बी का मतलब है चुंबकीय बल, एफ बी क्यू वी क्रॉस और बी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये है चुंबकीय बल, ये है चुंबकीय बल, ठीक है। अच्छा, ये है एक धनावेशित प्लेट, ठीक है, एक धनावेशित प्लेट है। और धनावेशित प्लेट के कारण इस तरह से विद्युत क्षेत्रिकाएँ होती हैं समांतर, ठीक है, इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे एक धनावेश रखा है, ये वाला। तो ये वाला धनावेश इस वाले धनावेश पर बल लगाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो ये वाला इस पर बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा, क्योंकि बल सदिश होता है तो लगा दिया वेक्टर। तो जब एक आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो फिर इतने बल का अनुभव करता है। ये चुंबकीय बल है, ये विद्युत बल है, ये चुंबकीय बल है, ये विद्युत बल है, ये चुंबकीय बल है, ये विद्युत बल है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आप ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि लॉरेंज बल देखो क्या है। जब कोई आवेशित कण प्लस क्यू एक समान विद्युत क्षेत्र तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिशील होता है, तब वह आवेश विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों का अनुभव करता है। मतलब जैसे मान लो कि चुंबकीय बल इधर है, एफ बी इधर है, और विद्युत बल इधर है, एफ ई इधर है, ठीक है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जो बल आता है उसको बोलते हैं लॉरेंज बल, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इन दोनों के कारण लॉरेंज बल की दिशा होगी इधर, ठीक है, लॉरेंज बल, एफ लॉरेंज। पास समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या करता हूँ, मैं ये विद्युत बल है और ये चुंबकीय बल है, विद्युत बल की वैल्यू रख दी, चुंबकीय बल की वैल्यू रख दी, ठीक है। और फाइनल क्या किया इसमें से क्यू कॉमन निकाल दिया, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आप याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आ जाएगा। धन्यवाद।